दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों चुनाव अब खत्म होने को है और कल सुबह अंतिम दौर की 57 सीटों के लिए भी वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम तक खत्म हो जाएगी और इसके साथ ही भारत की जनता आजादी के बाद से लेकर अब तक 18वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चुनने के लिए कर चुकी होगी। नतीजे 4 जून को आएंगे और जब नतीजे 4 जून को आएंगे तो उस नतीजे के पहले आप सब देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में जाकर ध्यान मग्न होने की मुद्रा में प्रधानमंत्री आ गए हैं। सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं और कैमरों के बीच ध्यान मग्न है। ऐसा लगा कि जैसे ध्यान करने को भी कोई आदमी ब्रांडिंग कर रहा है। इसके पहले ऐसा नहीं देखा गया था कि इस देश में सत्ता में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपनी निजी आस्था को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर इस प्रकार के प्रचार अभियान का हिस्सा बनता है और गोदी मीडिया उस प्रचार अभियान को आगे बढ़ाता हुआ दिखता है। लेकिन वो तो दक्षिण की बात है। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और क्यों मजबूर हुए हैं, इसके पीछे जिम्मेदार उत्तर भारत है। वो उत्तर भारत जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर 2-2 बार पहुंचाया। गुजरात से आने के बावजूद गंगा किनारे पहुंचे मोदी, बनारस पहुंचे, उत्तर भारत की सियासत को साधा और उस सियासत को साधने के क्रम में तमाम तरह के बड़े बड़े कस्मे वादे तक किए और उन कस्मे वादों में 15 लाख रुपए खाते में आने की बात भी थी, लेकिन 15 लाख रुपए ना आपके खाते में आए ना मेरे खाते में आए। वैसे मेरी एक एडवाइस है, सलाह है कि मेरे वीडियो को देखने के बाद अपना एटीएम जाकर या मिस कॉल से जो बैलेंस चेक करते हैं, चेक कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 15 लाख रुपए खाते में आ गए हो। दरअसल उत्तर भारत की जिस सियासत की हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों 15 लाख का जुमला प्रधानमंत्री के लिए भारी पड़ रहा है और उस 15 लाख से के अलावा भी कई सारे जुमले भारी पड़ रहे हैं, तो उन जुमलों को जनता के बीच ले जाने का काम और हकीकत से रूबरू कराने का काम जिन लोगों ने किया, उसमें उत्तर भारत के उत्तर के 5 पांडव, जी हां, इंडिया गठबंधन के 5 पांडव बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए दिखे और इन 5 पांडवों ने, आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की नींद हराम करके रख दी, राजनीतिक रूप से नींद हराम कर दी, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि आखिर क्यों उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व दरक गया, ब्रांड मोदी दरक गया, अमित शाह की चाणक्य नीति दरक गई, आरएसएस की सोशल इंजीनियरिंग दरक गई और इन सब से आगे बढ़कर जो भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र और चेहरे को का ढोल पीटती हुई दिखती थी, उस चाल चरित्र और चेहरे के बीच में भारतीय जनता पार्टी को इसी उत्तर भारत की सियासत में वो तमाम दांव चलने पड़े जिस दांव की कम से कम स्वस्थ और मर्यादित रूप से राजनीति में कोई जगह नहीं होती। किसकी बात की जाए, किस स्तर की भाषा, मंगलसूत्र से लेकर भैंस तक, नल की टोटी तक, किसकी बात की जाए। हालात तो दरअसल ये हो गए हैं कि हिंदुस्तान की सियासत में, खासकर उत्तर भारत में, जिन 5 पांडवों का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, एक एक कर बताऊंगा कि 165 सीटें, जी हां 165 सीट्स उत्तर भारत की वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे में डाल दी है इन 5 पांडवों ने मिलकर। और इन 5 पांडवों का मैं एक एक कर जिक्र करता हूं तो पहला नाम आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। सलाखों के पीछे पहुंचे वो, और जब वो सलाखों के पीछे पहुंचे तब भी समझौता करने के लिए, बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल अशोक चौहान नहीं निकले, अरविंद केजरीवाल हसन मुशर्रफ, अजीत पवार या छगन भुजबल नहीं निकले, बल्कि अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी हो, पूरी की पूरी पार्टी सत्ता से लोहा लेती हुई दिखाई दी। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब 21 सीटें हैं, हरियाणा में भी 1 सीट लड़ रही है, वहां भी वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वहां भी राहुल गांधी के साथ गलबहियां करके वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही है उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर भारत के सभी छोटे राज्यों को आप मिलाकर देखें तो 46 सीटें होती है। उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
46 सीटें होती हैं, 32 सीटें भाजपा ने जीती थी और उस उत्तर भारत के बड़े हिस्से को अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से लगभग दूर कर दिया है। वो दिल्ली जहां 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, आज अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाले इंडिया गठबंधन ने नींद हराम करके रख दी है भारतीय जनता पार्टी की। होश उड़ा दिए हैं आरएसएस, बीजेपी और अमित शाह के कि आखिर ये हो क्या रहा है उत्तर भारत में। अरविंद केजरीवाल शहरी मध्य वर्ग के सबसे बड़े चहेते के रूप में उभरे थे, लेकिन उनकी पहचान वहीं तक नहीं है। अब वो ग्रामीण इलाकों में, पंजाब में, हरियाणा में, यहां तक कि गुजरात की भरूच लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम किए हुए। तो इंडिया गठबंधन के उत्तर भारत में जो 5 पांडव है, उसमें पहला नाम अरविंद केजरीवाल का है। उनका अट्रैक्शन है, साफ सुथरी छवि रही है। यह अलग बात है कि ईडी की कृपा से वो जेल में गए और कल 1 तारीख को उनकी जमानत की, अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो जाएगी और उस वक्त तक जमानत को आगे एक्सटेंड नहीं किया गया तो एक बार फिर वो ईडी कृपा से दिल्ली के तिहाड़ जेल में होंगे। लेकिन याद रखिए, जेल कभी भी सियासी संभावनाओं को खत्म नहीं करती, बल्कि सियासत में सहानुभूति के नए रास्ते को, नए अवसर को जेल प्रशासन और जेल के अंदर राजनेता का जाना एक नए अवसर को पैदा करता है और वो करके दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने। 3-3, 4-4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए के मुसीबत में डाल दिए। अरविंद केजरीवाल से आगे बढ़कर देखें तो दूसरा नाम और चौंकाने वाला है। जी हां, दूसरा नाम है एक दूसरे मुख्यमंत्री, उन्हें भी जेल जाना पड़ा। उन्होंने गद्दी छोड़ दी, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी को 11 और सहयोगी दल को 1, यानी एनडीए को 12 लोकसभा सीटें झारखंड में मिली थी। आज क्या हालात है, न सिर्फ बंगाल में बल्कि पड़ोस के राज्य काफी हद तक उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जंगल महल इलाके में भी हेमंत सोरेन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सीटें किसकी कितनी आएगी हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो तयशुदा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें झारखंड और झारखंड से लगे हुए इलाके में बड़ी संख्या में कम होने जा रही है। वो आदिवासी चेतना के नए प्रतीक बनकर उभरे। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जिस प्रकार से कैंपेन कर रही है, उस कैंपेन ने भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए चेहरे, संसद के अंदर कई सारे मामलों पर विपक्ष से 2-2 हाथ करते दिखने वाले चेहरे, निशिकांत दुबे तक की नींद हराम कर रखी है। वो निशिकांत दुबे जो महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को खत्म कराने के पीछे पड़ गए थे और खत्म कराकर ही दम लिया। लेकिन अब जो स्थिति है, हेमंत सोरेन और बाकी 4 और पांडव हैं, इन सब ने मिलकर नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर दिया है। राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर दिया है। उत्तर भारत में सीटें वहां से भी जा रही है बीजेपी की। हेमंत सोरेन न सिर्फ आदिवासी चेतना, खासकर संथाल चेतना की बात करें, जोहार झारखंड की बात करें, हर तरीके से हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर जिस प्रकार से प्रहार किया, जिस प्रकार से सहानुभूति की लहर कल्पना सोरेन ने पैदा की, उस लहर को कम से कम आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मैच करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। आगे हम तीसरे नाम पर चलते हैं। तीसरे नाम की स्थिति यह है कि वो व्यक्ति मछली खाता है तो प्रधानमंत्री को मिर्ची लग जाती है। हेलीकॉप्टर में मछली खाना गुनाह हो गया, ये मैंने नहीं सुना था, लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से इस देश ने जान लिया कि हेलीकॉप्टर में मछली खाना गुनाह हो गया। नवरात्र में मछली खाना गुनाह हो गया, पूरा बंगाल नवरात्र में मछली खाता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक नए तरह का हिंदुत्व लाया और उस हिंदुत्व में वही सही है, अगर कोई ढोकला खाए तो सही है, ढोकला मुझे पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ढोकला के सिवा अगर हम मछली खा ले तो हम अपराधी हो गए। तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं, और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बीमार होने के बावजूद, प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति में वो चल नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो गई, उस वजह से
जिस तरह से वो लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, लोगों का सहारा लेकर चल रहे हैं और पूरे बिहार में 200 से ज्यादा चुनावी सभाएं मुकेश सहनी के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भीड़ उमड़ रही है और उस भीड़ का जो जज्बा दिखाई दे रहा है, बक्सर से लेकर किशनगंज तक और बेतिया से लेकर बांका तक, जिस प्रकार का जज्बा बिहार की 40 सीटों पर दिखाई दे रहा है, उस जज्बे के बीच नरेंद्र मोदी की क्या स्थिति है? मुकाबले लायक सूरत बीजेपी नहीं बना पा रही है। क्या कमाल का काम किया है तेजस्वी यादव ने। नीतीश कुमार चाचा हैं उनके, नीतीश कुमार के साथ कभी भी जब भी उनको जरूरत होगी वो खुलेआम कई मंचों पर कह चुके हैं, विधानसभा के अंदर कह चुके हैं कि जब भी उनके चाचा को उनकी जरूरत होगी वो साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। 4 जून के बाद वो ये भी दावा कर रहे हैं कि पिछड़ों के हित में, अपनी पार्टी के हित में नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन बड़ा फैसला तो उसके पहले तेजस्वी ले चुके हैं। बड़ी कुर्बानी वो दे चुके हैं कि चाहे जेल जाने की नौबत आए, चाहे ईडी आ जाए, सीडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो यहां तक कहते हैं कि हमारे घर में आकर दफ्तर खोल ले ईडी, आने जाने में परेशानी होती है तो एक कोना उन्हें मिल जाएगा। इस हद तक जब चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव जा रहे हैं, खासकर जाति जनगणना के बाद वाले बिहार में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भीड़ उमड़ रही है वो भीड़ नहीं, वो जनसैलाब ही नहीं, बल्कि वो जनता की आकांक्षाओं का, जन आकांक्षाओं का प्रतीक उस रूप में भी तेजस्वी यादव को बना रही है जिस रूप में 1995 के दौर में उस चुनाव में लालू यादव को बनाया था। 1991 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव को सबसे बड़े मंडल मसीहा, वीपी सिंह के सबसे बड़े ताकतवर सिपाही के रूप में लालू यादव को स्थापित किया था। आज बिल्कुल वही दिखाई देता है कि आज वीपी सिंह और लालू यादव राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति में लालू यादव है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। वीपी सिंह स्मृति शेष है, लेकिन आज की तारीख में वीपी सिंह और लालू यादव की भूमिका को राहुल गांधी और उनके सिपाही तेजस्वी यादव ने संभाल लिया है। और यही खेल जब मुकेश सहनी साथ में जुड़ जाते हैं तो पाला बदलता हुआ दिखता है, खासकर उन सीटों पर बदलता हुआ दिखता है जहां भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है। क्योंकि चाचा क्या करेंगे, तेजस्वी यादव के दावे कुछ भी हो, 4 जून के बाद नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के चाचा कुछ खेल करेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले नंबर तो आ जाने दीजिए। जनता दल यूनाइटेड के लोग पटना में जमे हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास पर 4 जून की सुबह से जमे भी रहेंगे। अब आते हैं चौथे पांडव की तरफ। चौथे पांडव ने तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ की सियासत को भी खतरे में डाल दिया है। जिस उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया 2014 में, और इसी उत्तर प्रदेश ने 2019 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतरने से बचाया। आज उस उत्तर प्रदेश में न तो बीजेपी कहीं दिखाई दे रही है 2014 और 19 जितनी मजबूत, और न ही संघ का झंडा बैनर और संघ के कार्यकर्ता, खाकी ड्रेस वाले कार्यकर्ता कहीं दिखाई दे रहे हैं। भाजपा और संघ, भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की जगह ट्रोल आर्मी बन चुकी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुकी है, व्हाट्सएप पर प्रचार दिखाई दे रहा है। और प्रचंड गर्मी में 45 डिग्री से ऊपर के तापमान में 2 चीजें जो साफ साफ कोई भी देख सकता है, जिसने भी उत्तर प्रदेश का चुनाव कवर किया हो या जो हमारे उत्तर प्रदेश के मित्र, हमारे दर्शक हैं, वो सब इस चीज को देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभा में जन सैलाब उमड़ रहा है, पीडीए का नारा उनका मजबूत और बुलंदी से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट, अमित शाह की चाणक्य नीति, पन्ना प्रमुखों पर आधारित चुनावी रणनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वहां इतनी प्रचंड गर्मी में न तो पन्ना दिख रहा है न प्रमुख दिख रहे हैं, न ही राम मंदिर का मुद्दा अब दिखाई दे रहा है। राम मंदिर के प्रति लोगों की आस्था है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने राम मंदिर का क्रेडिट जनता नरेंद्र मोदी को देने के लिए तैयार नहीं है। अब यह भी नहीं चल रहा कि राहुल गांधी के रूप में कोई विकल्प मौजूद नहीं है, यानी 2019 वाला माहौल भी नहीं है, बालाकोट भी नहीं है, अब तो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात है, अगड़े की बात है,
गरीब सवर्णों की बात है। और इन सब से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय की राजनीति को आर्थिक न्याय की राजनीति में तब्दील करने की वो कवायद और वो जज्बा है जिस जज्बे ने अखिलेश यादव को हिंदुस्तान की सियासत में, इस देश के सबसे बड़े राज्य में सबसे मजबूत गठबंधन के साथी के तौर पर इंडिया गठबंधन में प्रतिष्ठापित कर रखा है। चाहे बलिया हो या बुलंदशहर हो, चाहे सहारनपुर हो या सोनभद्र हो, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में इस कदर छा चुका है कि उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस को भी एक सीट, ममता बनर्जी की पार्टी को भी एक सीट अखिलेश यादव ने दरिया दिल्ली में छोड़ दी है, गठबंधन धर्म के तहत छोड़ दी है। तो उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पर टीएमसी भारी पड़ती हुई दिख रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत किस दिशा में चलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश कमंडल की सवारी छोड़कर मंडल की सवारी करने के लिए जब तैयार हो गया है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अखिलेश यादव को जाता है। सबसे बड़ा क्रेडिट अखिलेश यादव को जाता है। पड़ोस के राज्य बिहार में जाति जनगणना हुई, नीतीश कुमार ने कराई, और उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना के जज्बे ने, उस डिमांड ने, सोशल जस्टिस की बात ने, पेपर लीक के मुद्दे ने, अग्निवीर के मामले ने, इन सब परिस्थितियों ने और किसानों के आंदोलन ने एक ऐसा माहौल खड़ा किया कि अब जयंत चौधरी रहे या जाएं, नीतीश कुमार गठबंधन में रहे या जाएं, ओम प्रकाश राजभर रहे या जाएं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता को चुनाव लड़ने लायक किसी ने यूपी में बनाया तो अखिलेश यादव ने बनाया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत ने बनाया। उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाकर देख सकते हैं, पार्टियां पीछे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ रही है तो चुनावी हिंदुत्व के लिए कोई जगह स्वाभाविक है कि दिखती नहीं थी। और इस परिस्थिति को पैदा करने के लिए, जिसमें भीड़ डी एरिया को भूल जाए, भीड़ मंच पर आने के लिए, कूदने के लिए बेताब हो जाए, ये भीड़ नहीं, ये भीड़ की भावना ही नहीं, बल्कि जनता में चल रहे अंडर करंट का जीता जागता नमूना है। अब क्या होगा चुनाव में, ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन माहौल को जज्बाती तो अखिलेश यादव ने बना ही दिया है। चौथे पांडव के तौर पर अखिलेश यादव की गिनती निश्चित तौर पर हमें करनी ही होगी। और दिल्ली में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। अब चलते हैं 5वें पांडव की तरफ। राज्य छोटा है लेकिन असर बड़ा है, और एक राज्य तक ही असर नहीं है, छोटे राज्य ने इस देश में प्रधानमंत्री पद को ठुकराने वाला नेता भी दिया था, चौधरी देवीलाल, रोहतक के सांसद। लेकिन उसी रोहतक की धरती से 5वां पांडव भी दिखाई दे रहा है, और 5वां पांडव हरियाणा की 10 सीटों को प्रभावित तो कर ही रहा है, पड़ोस के राज्य दिल्ली में, कुछ हद तक राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के चुनाव को भी प्रभावित कर रहा है। जाट चेतना और किसान चेतना के बीच जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व ने 2014 में फर्क पैदा करने का काम किया, उस फर्क को मिटा दिया है। महिला पहलवानों का आंदोलन हो, बड़ी भागीदारी, पर्दे के पीछे से कहा जाता है कि बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं के मुद्दे को हरियाणा के जन जन तक पहुंचाने में आंदोलन महिलाओं ने किया। महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पे धरना दिया, ब्रजभूषण शरण सिंह को मुद्दा बनाया, लेकिन हरियाणा के लोगों के बीच उस मुद्दे को पहुंचाने में किसी की भूमिका थी तो हरियाणा के नौजवान दीपेंद्र हुडा की भूमिका थी। और दीपेंद्र हुडा की भूमिका सिर्फ वहीं तक नहीं थी, आप किसान आंदोलन देखें, खेतों में फसल उगे ना उगे, सड़कों पर कील उगाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों को किसी ने मजबूर किया तो वो दीपेंद्र हुडा थे। और इन सब के बीच चुनाव के ठीक पहले हरियाणा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त, भाजपा के जितने मुख्यमंत्री को आपने देखे होंगे, नरेंद्र मोदी का जिगरी दोस्त किसी को कह सकते हैं तो मनोहर लाल खट्टर को। उन खट्टर साहब को हटने पर मजबूर किया गया, मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर मजबूर किया गया, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो उसके पीछे वो जन भावना है, जिस जन भावना की बुनियाद तो किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों, महंगाई से परेशान नौजवानों, इन अग्निवीर से परेशान नौजवानों, इन सब ने इसकी बुनियाद तो तैयार की, लेकिन इस बुनियाद को
एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस, एक सामूहिक चेतना में तब्दील कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़े वोट बैंक की बुनियाद हरियाणा और सीमावर्ती इलाकों में डालने में जिस आदमी की बड़ी भूमिका थी वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उनके पिता 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 3 बार चौधरी देवीलाल जैसे दिग्गज को हराया, लेकिन अब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से राजनीतिक तौर पर लोहा लेने की बारी है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने भी नाक में दम कर रखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। पूरी की पूरी सियासत को हरियाणा के बदल कर रख दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हरियाणा में की जाती है तो लोग इसे गुड़गांव और फरीदाबाद की पार्टी मानते हैं। बाकी 8 सीटों से भाजपा किधर है वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बहस मुबाहिसों और चाय पान की टपरियों और नुक्कड़ों पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लगभग गायब दिख रही है। तो इसके पीछे के हालात को पैदा करने में, जमीनी सोशल इंजीनियरिंग करने में और कांग्रेस पार्टी की हिली हुई जमीन को फिर से तैयार करने में एक बड़ी भूमिका दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके युवा जोश ने दिखाई है। तो ये 5 पांडव आप कह सकते हैं कि मोदी शाह की नींद हराम कर, नाक में दम कर रख दिए हैं। और यही 5 पांडव ये तय करने वाले हैं कि दिल्ली में मोदी की तीसरी शपथ होगी या नरेंद्र मोदी नेता विपक्ष के रूप में लोकसभा में ट्रेजरी बेंच के उलट विपक्षी बेंच पर बैठेंगे। ये 5 पांडव अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और दीपेंद्र हुड्डा। और इन 5 की सियासत काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी पर भारी कर पड़ रही है। और इन 5 का मुकाबला करने के लिए ना तो दिल्ली में मनोज तिवारी मुकाबला कर पा रहे हैं, मोदी के लिए वोट जुटा पा रहे हैं, और ना ही हरियाणा में नायब सैनी या मनोहर लाल खट्टर मुकाबला कर पा रहे हैं, ना ही उत्तर प्रदेश में मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी कर पा रही है, ना ही बिहार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा कर पा रहे हैं, और ना ही झारखंड में बाबूलाल मरांडी कर पा रहे हैं। ये हालात बना करके रखा है किसी ने, तो इन्हीं 5 पांडवों ने। राहुल गांधी का सपना यदि साकार होता है, इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री यदि मिलता है, कांग्रेस की गारंटी, इंडिया अलायंस की कोई गारंटी यदि लागू होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे यदि प्रधानमंत्री पद तक पहुंचते हैं, तो सबसे बड़ी भूमिका उत्तर भारत के इन 5 पांडवों की होगी। देखते जाइए, 4 जून का इंतजार सबको रहेगा। और अंत में दर्शकों से अपील, खासकर उन 57 सीटों के मतदाताओं में जो भी हमारे दर्शक हैं, उनसे अपील कि कल के मतदान में हिस्सा जरूर लें और लोकतंत्र के महापर्व में 18वीं लोकसभा के सदस्यों को चुनने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। स्वतंत्र चेतना और निष्पक्ष चेतना के साथ, बिना किसी राग, द्वेष, भय, पक्षपात के अपने वोटर के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वाह करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।